जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल जीके का एक और मॉक टेस्ट। 20 प्रश्न हमेशा की तरह इसमें लेके आया हूं और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको जीके के मामले में। तो मैं बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से जाके उन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। ये जो सेट है आपका जीडी का वो मॉक टेस्ट नंबर 33 है, तो ये आप आज करेंगे इसको हम। और दोस्तों आज मैं बता दूं कि आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस, भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती होती है ये। तो आज उनको स्मरण करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और राष्ट्रीय किसान दिवस, भारत का अन्नदाता हमेशा सुखी रहे, भारत को इसी तरह अन्न की सप्लाई होती रहे। तो चौधरी चरण सिंह जी को स्मरण करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। राष्ट्रीय किसान दिवस की आपको वैसे शुभकामनाएं। दोस्तों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मतलब हमें सही सुमेलित युग्म की पहचान करना है। तो इसमें देखें पहला ऑप्शन में क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया मौलाना आज़ाद। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जो पत्र है वो अल हिलाल है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखें एनी बेसेंट यंग इंडिया, ये गलत है। एनी बेसेंट का नहीं था यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया जो समाचार पत्र था ये किसका है, महात्मा गांधी का। अली बंधु, अली बंधु का कॉमरेड है, तो ये यहाँ से मेल खाना चाहिए, ये भी गलत। कॉमन बील, दोस्तों कॉमन बील एनी बेसेंट ने लिखा है। कॉमन बील ये किसके द्वारा लिखा गया, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आप याद रखें। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का यंग इंडिया है, तो इसका कौन सा जोड़ा सही है, तो वो है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल, अल हिलाल इन्हीं का उर्दू समाचार पत्र है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा जो अध्यक्ष बने थे वो यही बने थे। सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी आप याद रखें। दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, इनकी एक किताब और पूछी जाती है, इंडिया बिन्स फ्रीडम। इंडिया बिन्स फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई है, दोस्तों इंडिया बिन्स फ्रीडम जो किताब है ये लिखी गई है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, याद रखना। स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, दोस्तों भारत में जब पहला मंत्रिमंडल बना तो उसमें पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हीं की जयंती भारत में 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाई जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में कब होता है, दोस्तों भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। और 11 नवंबर किसकी जयंती, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों आईएनसी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे, 1940 से 1945 तक इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काम किया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, दोस्तों इनका जन्म हुआ था मक्का में। मक्का में जन्म हुआ था जो सऊदी अरब में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मक्का सऊदी अरब में जन्म हुआ था अबुल कलाम आज़ाद का। और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया एनी बेसेंट, दोस्तों ये कौन से देश से आई हैं, तो ये आयरलैंड से आई थी। एनी बेसेंट ये आयरलैंड से आई लेडी है। और इसने भारत में सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग तिलक ने भी चलाई थी और एनी बेसेंट ने भी चलाई थी। तिलक की होम रूल लीग अप्रैल 1916 में स्टार्ट की गई और जो एनी बेसेंट है इन्होंने सितंबर 1916 में। और एनी बेसेंट ने जो अपना मुख्यालय बनाया था वो बनाया था अडियार में। अडियार जो जगह थी ये मद्रास में थी। एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग है इसने अपना होम रूल लीग का मुख्यालय बनाया था अडियार में। दोस्तों एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी है। और ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखना इसके बारे में। तो इसका सही जवाब क्या है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का नाम बताइए। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया 1940 में। और ये 1940 में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पवनार से। महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा में, पवनार। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से बिना पूछे, भारतीयों से बिना पूछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों को शामिल कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में।
अब इसकी खबर जब कांग्रेस को लगी कि मतलब भारत को बिना पूछे मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, तो वहाँ पे जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, और विरोध करने के चलते ही गांधी जी ने अहिंसात्मक रूप से व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया कि जब तक मतलब भारतीयों से राय नहीं ली जाएगी तब तक कोई भी भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेगा। तो इसी क्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू कर दिया गया, और इसके पहले जो सत्याग्रही बने वो थे आपके विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप याद रखिएगा, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ये पहले और द्वितीय सत्याग्रही थे। अच्छा, अगर आपसे पूछे तृतीय सत्याग्रही कौन थे, दोस्तों तृतीय सत्याग्रही थे आपके ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो तीसरे सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था, ये याद रखना, बहुत आता है, ये एनडीए में भी आया था भूदान आंदोलन। तो 1951 में भूदान आंदोलन चलाया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों विनोबा भावे पहले भारतीय हैं जिन्हें क्या मिला था, सबसे पहला भारतीय जिसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय है विनोबा भावे। इन्होंने पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन चलाया था, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा गया है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, और इनकी जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। राष्ट्रीय एकता दिवस कब होता है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले और दूसरे सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास जिन्होंने लिखा वो थे आपके पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा है। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। और इसका संस्थापक कौन था, तो कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम ये कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब, मद्रास सेशन में बने थे ये। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका पट्टाभी सीतारमैया। दोस्तों 1939 के त्रिपुरी सेशन में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो समर्थक थे पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। तो ये आप याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 का त्रिपुरी सेशन में किसको हराया था, पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। ठीक है दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लिखा गया है, ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखना, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, ये पूछता है एग्जाम में। और इन्हीं के नाम पर राजाजी नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड का, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। दोस्तों गरम दल की बात हो रही है कि कांग्रेस में जो गरम दल है इसके समर्थक कौन है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पॉल। देखो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा लाल बाल पाल, ये कांग्रेस के गरम दल की एक तिकड़ी है। लाल से है लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए उत्तरदायी है, और तिलक इन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको विकसित किया, और लाला लाजपत राय पंजाब के क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सफल रहे। तो ये आप याद रखना, ये तीनों लोग कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका दादा भाई नेहरूजी, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इन्हें। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा गया, तो दादा भाई नेहरूजी को। दोस्तों दादा भाई नेहरूजी जो हैं ये पहले मतलब व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की।
और इन्होंने जो राष्ट्रीय आय की गणना की उसके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी, 20 रुपये थी। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है, इनकी किताब भी बड़ी आती है एग्जाम में, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बने थे। हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। हाउस ऑफ कॉमन क्या है, ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन है। और इन्होंने चुनाव जीता था फिंसबरी से, 1892 में फिंसबरी से चुनाव जीता, लिबरल पार्टी की ओर से चुने गए थे। दोस्तों दादा भाई नौरोजी की जो पर्सनल सचिव है वो है मैडम भीकाजी कामा। और दादा भाई नौरोजी ने रस्तगुप्तार पत्र भी शुरू किया था, ये भी आप याद रखें। रस्तगुप्तार पत्र किसका है, तो रस्तगुप्ता समाचार पत्र ये शुरू किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में एक क्वेश्चन और याद रखना, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे लिखा गया गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोखले जो है ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया आपका फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इन्होंने एक समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल स्टार्ट किया था। द बॉम्बे क्रॉनिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। द बॉम्बे क्रॉनिकल किसने शुरू किया था, तो फिरोज शाह मेहता द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कौन इसमें उग्र विचारधारा का समर्थक है, बिपिन चंद्र पॉल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था, तो मनसब व्यवस्था का जो क्रमिक विकास हुआ वो किसके काल में हुआ था। दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अकबर। अकबर के द्वारा ही मनसब व्यवस्था भारत में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों अकबर की बात करें तो ये मुगल वंश का तीसरा राजा है। पहला बाबर, बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद में अकबर। अकबर का जो संरक्षक है, जो मतलब इसका गाइड करने वाला है वो है आपका बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जो एक इतिहासकार है लेनपूल ने अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग माना है। या कभी आपसे पूछे कि लेनपूल ने कौन से मुगल सम्राट के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो लेनपूल ने कहा है। ठीक है दोस्तों अकबर जो है इसने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी की थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। और दीन ए इलाही जो था ये सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को शामिल करके बनाया गया एक धर्म था जो देवीय एकेश्वरवाद पर आधारित था। ये एक भगवान या एक अल्लाह जो भी आप माने वो उस पर बल देता है। और दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, अकबर का मंत्री बीरबल। तो बीरबल एकमात्र हिंदू व्यक्ति था जिसने दीन ए इलाही को अपनाया था। दोस्तों अकबर की बात करें तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ये भी आप याद रखिएगा। और अकबर का मकबरा कहाँ पर है, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों अकबर के काल में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। ये अकबर के दरबार में आने वाला विदेशी था, मतलब अंग्रेज था, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका औरंगजेब। पहले जहांगीर की बात कर लें, अकबर के बाद में जहांगीर गद्दी पर बैठता है। जहांगीर, इसके बचपन का नाम सलीम है। ये पेंटर किंग है और इसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी, न्याय की जंजीर, ये भी आप याद रखना। दोस्तों जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजू के जहांगीरी। और ये किस भाषा में लिखी गई है, दोस्तों तुजू के जहांगीरी जो लिखी गई है फारसी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों जहांगीर के बारे में एक बिंदु और याद रखना, इसकी पत्नी का नाम है नूरजहां, और नूरजहां का वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा। और नूरजहां अपने आप को क्या कहती है, पातशाह बेगम कहती है, ये भी आप याद रखना। जहांगीर की पत्नी है नूरजहां। ठीक है दोस्तों जहांगीर जो है इसके बारे में एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा शराब कौन सा मुगल सम्राट पीता था, तो वो था आपका जहांगीर। और जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस आया था। और कैप्टन हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी।
कैप्टन हॉकिंस। हालांकि हॉकिंस को व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली, उसके बाद में टॉमस रो आता है और टॉमस रो को व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ये मुगल चित्रकला का जो सॉरी मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग वो शाहजहाँ का काल है। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में, और शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। शाहजहाँ का काल गोल्डन एरा ऑफ मुगल आर्किटेक्चर माना जाता है। शाहजहाँ के काल में 2 फ्रेंच पर्सन भारत आए थे, जिसके में बर्नियर और टबर्नियर, ये दोनों फ्रांस से भारत आए थे। शाहजहाँ के दरबार में बर्नियर और टबर्नियर दोनों आप याद रखिएगा। और शाहजहाँ के दरबार में मनुची आया था, मनुची। शाहजहाँ के दरबार में मनुची आया था। आपके लिए क्वेश्चन है कि मनुची किस देश से आया था, इटली से आया था या कहाँ से आया था, ये मुझे कमेंट में बताना है। मनुची शाहजहाँ के दरबार में कहाँ से आया था। दोस्तों औरंगजेब के बारे में बात करें तो जिंदा पीर का टाइटल इसे दिया गया है, जिंदा पीर। और जिंदा पीर के साथ साथ इसने आलमगीर की उपाधि भी धारण की थी। आलमगीर की उपाधि धारण करने वाला शासक है औरंगजेब। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान है और इसकी सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक रहते हैं, ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक किस मुगल शासक के सेना में थे, तो औरंगजेब की। दोस्तों औरंगजेब ने जो सिखों के 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर को इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के चलते इनकी गर्दन काट दी थी, तेग बहादुर। और गर्दन कहाँ पे काटी थी, तो वो शीशगंज चौराहे पे काटी थी, दिल्ली में शीशगंज चौराहा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों जो औरंगजेब है इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना। औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद्दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ये भी आप याद रखना। और बीबी का मकबरा जो है ये ताजमहल की फूहड़ नकल माना जाता है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर, ये भी आप याद रखना। संभाजी नगर में है बीबी का मकबरा। ठीक है दोस्तों, तो औरंगजेब के बारे में सारे बिंदु याद रखिएगा। दोस्तों मुगल काल की राजभाषा क्या थी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी, फारसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। दोस्तों कंपनी में जो कर्मचारी भर्ती होगा अब उसके लिए कंपटीशन की शुरुआत कर दी गई, तो कब से हुई थी, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होने वाले सैनिकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कर दी गई, और ये डलहौजी के काल में हुई थी। किसके काल में, डलहौजी के काल में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों जो 1833 का चार्टर अधिनियम है इसके द्वारा क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर अब पूरे भारत का गवर्नर बन चुका था। बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, अब तो बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर बन चुका था, ये भी आप याद रखिएगा। 1833 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया था, और कंपनी का व्यापार एकाधिकार जो मोनोपोली थी ट्रेड पर वो समाप्त कर दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया 1813। दोस्तों 1813 के अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई कि ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति मिली। साथ साथ 1813 के अधिनियम के द्वारा ये बात कही गई कि शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाएंगे, ये 1813 में बात कही गई थी, तो ये आप याद रखना। खुली प्रतियोगिता 1853। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित यूरोपियन कंपनियों में से कौन सा एक पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। दोस्तों मतलब कहा गया है कि भारत में आने वाले जो यूरोपियन लोग हैं इनका सही क्रम क्या है, तो दोस्तों भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और सबसे लास्ट में कौन से आए थे, सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी, पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डच आए, और डच के बाद में आए थे फ्रांसीसी, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों पुर्तगाल में सबसे पहले आया था वास्को डी गामा। तो मैं आपको बता दूं कि वास्को डी गामा जो आया ये 1498 में कालीकट के बंदरगाह तट पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह जो तट है, तो ये 1498 में भारत आया था पुर्तगाल से। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था कालीकट बंदरगाह पर, और कालीकट बंदरगाह ये केरल में है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। और इसका स्वागत किसने किया था, वहाँ के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था।
जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, ये भी आप याद रखिएगा। और वास्को डी गामा की कब्र कहाँ पर है दोस्तों? वास्को डी गामा की कब्र कोचीन में है। कोचीन जो अरब सागर का शहर है, यहाँ पे वास्को डी गामा की कब्र भी है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसियों की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं में एवं संस्थापकों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, ये कुछ संस्थाएं दी हैं और इनके संस्थापक पूछे हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सही है बिल्कुल। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये भी सही है। सेवा सदन एमजी रानाडे, ये गलत है दोस्तों। सेवा सदन एमजी रानाडे के द्वारा स्थापित नहीं हुआ था, बल्कि उनकी पत्नी जो थी, सेवा सदन जो था वो एमजी रानाडे की पत्नी जो थी रमाबाई रानाडे के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, रमाबाई रानाडे। और ये क्या था सेवा सदन? दोस्तों ये भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई एक संस्था थी, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज 1828 में किसने स्टार्ट किया था? राजाराम मोहन राय ने। तो ये इसका सही जवाब क्या है? सेवा सदन, नॉट एमजी रानाडे, दिस इज रमाबाई रानाडे, ये आप याद रखिएगा। तो यही आपका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश भारतीय सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो ये हमें बताना है कि भारतीय सेना ने धार्मिक आधार पर किस वर्ष सरकार का विरोध किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका 1824, ऑप्शन बी। 1824 में पहली बार धार्मिक आदेश का विरोध किया गया था ब्रिटिश सेना के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? दोस्तों गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया किसने? ऑप्शन डी, माउंटबेटन ने। दोस्तों माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड, ये किसने कहा है? तो अर्धनग्न फकीर कहा था चर्चिल ने, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों चर्चिल ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है और चर्चिल को 1953 में साहित्य का नोबेल मिला था। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कौन सा ब्रिटेन का ऐसा प्रधानमंत्री था जिसे साहित्य का नोबेल मिला? तो विंस्टन चर्चिल को साहित्य का नोबेल मिला, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया एटली। दोस्तों एटली ये लेबर पार्टी के पीएम है, लेबर पार्टी से पीएम थे ये, और इन्हीं के काल में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। याद रखना, जब भारत आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन में कौन से प्रधानमंत्री की सरकार थी? तो एटली की सरकार थी, लेबर पार्टी के थे ये। ठीक है दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, ये भी आप याद रखें। दोस्तों हम बात करें गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, जो गांधी जी हैं इनकी एक किताब और भी है, वो है पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों आपको पता है कि गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता कहा था, और 1924 का बेलगाम सेशन हुआ था। बेलगाम सेशन में आईएनसी का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी थे, ये भी आप याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जो हैं इनकी समाधि का नाम राजघाट है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों महात्मा गांधी जो है इनका पांचवा पुत्र किसको कहा गया? जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र माना गया, जमनालाल बजाज, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये इसका सही जवाब क्या है? वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंटबेटन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों गुप्त काल में जो दशावतार मंदिर है ये कौन से देवता को समर्पित है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विष्णु का मंदिर है। 10 अवतार यही किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के। याद रखना दोस्तों, गुप्त काल जो है यहाँ पे कई सारे मंदिर इसमें बने थे, तो विष्णु को समर्पित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ आपको दोस्तों, क्या आपको पता है कि विष्णु का अवतार जो जन्म लेगा वो क्या होगा? दोस्तों ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि विष्णु जो अवतार लेंगे उस अवतार का नाम होगा कल्कि अवतार, कल्कि अवतार। और ऐसा भी कहा गया कि कल्कि अवतार संभल में जन्म होगा, ये भी आप याद रखिएगा। खैर ये बात कितनी सच है या झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पढ़ा है, तो कल्कि अवतार जो है वो विष्णु का अवतार होगा। ठीक है दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, दक्षिण भारत में
अलवार संत होते हैं, अलवार, और अलवार संत विष्णु के उपासक होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है निष्काम कर्म का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों निष्काम कर्म का सिद्धांत ईशोप उपनिषद में प्रतिपादित किया गया है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ईशोप उपनिषद। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो लिखा गया है वो कौन से उपनिषद में लिखा गया, तो मुंडक उपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी निष्कर्म कर्म का सिद्धांत, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं। दोस्तों गुप्त काल के जो सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं वो किससे संबंधित है, कुमार गुप्त से, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 13 का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आप याद रखें। समुद्रगुप्त लिखा गया है दोस्तों, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। बिसेंट स्मिथ, बिसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया है, ये भी आप याद रखना। और समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन है, ये मुझे कमेंट में लिख के बताना है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। और दोस्तों जो समुद्रगुप्त है इसने कविराज की उपाधि भी धारण की है, कविराज भी कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है, विक्रमादित्य का टाइटल चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, और ऐसे साक्ष्य में कहाँ से मिले, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुर्ज होम से मिले हैं, बुर्ज होम, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। तो अनेकांतवाद या स्यादवाद के बारे में बताना है। दोस्तों ये जो मत है ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन डी, जैन धर्म से संबंधित है, ये आप याद रखें। जैन धर्म का वास्तविक तीर्थंकर कौन है, भगवान महावीर स्वामी, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्यादवाद जैन धर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सती प्रथा का उल्लेख निम्नलिखित में से सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है। दोस्तों सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य मिला वो किस में मिला है, तो वो मिला था आपका एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारत में सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था आधिकारिक रूप से, 1829 में, 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया गया था। राजा राम मोहन राय ने किसके सहयोग से, विलियम बेंटिक के सहयोग से, विलियम बेंटिक के सहयोग से भारत में सती प्रथा को अंत कर दिया गया था, ये भी आप याद रखें। एक बुराई थी सती प्रथा कि कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जलाया जाएगा, तो ये बहुत मतलब मार्मिक दृश्य होता था, और इस तरह की घटनाएं रूढ़िवादी सोच को दर्शाती थी। तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था आपका तक्षशिला, तक्षशिला ये मौर्यकालीन शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी आप याद रखें। वर्तमान में सिंध क्षेत्र में आता है पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे विक्रमशिला, विक्रमशिला बौद्ध विहार किसने बनवाया था। दोस्तों विक्रमशिला बनवाया था धर्मपाल ने, ये बिहार में है, धर्मपाल इसका संस्थापक है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, कुमार गुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है शिक्षा, अगर आपसे पूछे शिक्षा किस सूची का विषय है, दोस्तों नो डाउट आपको पता भी होगा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शिक्षा दिवस कब होता है, 11 नवंबर को होता है। शिक्षा जो है बच्चों का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21A में लिखा गया है, 21A। ठीक है दोस्तों, और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में ऐड किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। दोस्तों बिहार जो था ये किसके बीच में मतलब संघर्ष का केंद्र था, तो 18 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बंगाल और दिल्ली के संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। दोस्तों बिहार के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो बिहार जो है यहाँ पर एक ही टाइगर रिजर्व है, और वो है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत में कहाँ पर है, तो बिहार में है टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और बिहार का त्यौहार याद है छठ पूजा, छठ पूजा के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि जटा जटिन विदेशिया ये नृत्य कहाँ होते हैं, बिहार में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। और बिहार का शोक किसको बोलते हैं, कोसी नदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में एक शर्त याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही क्या बनेगा? वो बनेगा आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी आप याद रखना। कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो, ये आप याद रखना। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में है। ये कब बना था? दोस्तों 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर डेट थी वो, चाहो तो आप याद रखना, 12 अक्टूबर को बना था 1993 में। और अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। चलिए अगले क्वेश्चन आप बताइएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे, ये मुझे कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। और एक क्वेश्चन और बताना है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई? दोस्तों ये प्रश्न यूपीएसआई में आया था। सार्वभौमिक मानव अधिकार कब घोषित किए गए थे, इसके बारे में बताना है। तो चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं फिर। अंतिम प्रश्न आज के सेशन का, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना हमें। दोस्तों भारत में पहली लोकसभा का गठन 1948 में हुआ, ये गलत। 1947 में पहली लोकसभा गठित हुई थी, गलत। 1952 में पहली लोकसभा, जी बिल्कुल यही सही है आपका, 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। दोस्तों हम बात करें भारत में जो पहली लोकसभा गठित हुई, ये कब हुई थी? दोस्तों भारत में पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित हुई, 17 अप्रैल 1952। और ये कब से कब तक चली थी? तो 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक ये चली थी। 4 अप्रैल 1957 तक ये पहली लोकसभा चली, ये भी आप याद रखना। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। और दोस्तों पहली लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन थे? MA अनंत श्यानम आयंगर या MA आयंगर, ये भी आप याद रखना। MA आयंगर पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे, ये पूछा जाता है आपसे। दोस्तों लोकसभा के इतिहास में पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। और दूसरी कौन थी? सुमित्रा महाजन। तो ये आप याद रखें। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो आप एक वर्ड याद रखना, सरल, स र ल सरल। स से है आपकी संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो इसमें 79, 80 और 81 ये आर्टिकल के नंबर हैं। आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है, 80 में राज्यसभा के बारे में बात की गई है और 81 में लोकसभा के बारे में बात की गई है। तो आप याद रखिएगा इसी। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं इसको आप। और आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा, मेरे लिए आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। तो मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।